हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। बच्चों, आज हम लोग इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे और बहुत बेहतरीन सा एक आर्टिकल सीखेंगे। आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सुना है, पढ़ा है और उस पर जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। आज आपको मैं एक बेहतरीन सी चीज सिखाता हूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में आपको मैं रिलेशन देता कि कैसे वॉल्यूम या प्रेशर में चेंज कर देने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में चेंजेस होते होंगे। तो ये V, P है। आइए इसको हम वन बाय वन करके सीखते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें A मोल B के B मोल से रिएक्ट करके C का C और D का D मोल देता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें मैं मान लेता हूं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है। अगर रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट गैस है और मान लेता हूं कि प्रोडक्ट में सभी प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट गैस है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलिए मान लीजिए x से, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की पावर डेल n अपॉन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो डेल एन मतलब कि मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और डिवीजन में क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है। जैसे मैं कुछ रिएक्शन लिख करके इस बात को और क्लियरिफाई कर देता। मान लीजिए कि इसको आप बॉक्स में बना लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, और नहीं तो फिर भी कहीं इसको नोट करके लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जनरली आपको मॉड्यूल या बुक में इजीली अवेलेबल नहीं होगा ये। देखें, जैसे मान लिया जाए कि अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया मान लीजिए बना देता है। तो इसके लिए अगर कोई तुमसे कहे कि X और वॉल्यूम, यानी जिस कंटेनर में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, अगर उस कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा या घटा दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह से परिवर्तित होता है ये हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसके लिए x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंटेनर के वॉल्यूम। डेल एन क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, इट इज हाउ मच 2, एंड मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इट इज हाउ मच 3। तो अगर 2 में से मैं 3 और +1 4 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो डेल एन की जगह कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज हाउ मच, इज इक्वल्स टू 2। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। यानी कि इस रिएक्शन में जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वॉल्यूम पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू nRT बाई P। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो इक्विलिब्रियम पर ये तीन के तीनों चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट। R तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है। T क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी एक रिएक्शन का एक समय पर हमेशा एक ही होता है, तो टेम्परेचर में भी हम चेंज नहीं करते हैं, और अगर हम करेंगे तो उसके इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए करते हैं। जनरली कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन एक बंद बर्तन में एक फिक्स टेम्परेचर पे कराई जाती है। तो अगर हम लोग मान लें कि ये तीनों कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर के। अगर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया तो हमारे पास ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1,
तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं पा जाऊंगा कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1/p, और होल की पावर एज इट इज वही आ जाएगा जो किसके पावर में था, वॉल्यूम के। इट इज व्हाट, इट इज del n अपॉन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। m डॉट p लिख दिया हूं शॉर्ट में, आप उसको जान लीजिएगा। इट इज व्हाट, इट इज मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज द del n, del n जी इज द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यानी सेम रिएक्शन के लिए अगर मैं रिएक्टेंट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहूं तो del n की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों, del n की वैल्यू हमारे पास वहां पर -2 आई हुई थी। तो यहां पे हमने -2 लिख दिया, और मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज हाउ मच, इज 2। यहां पे 2 लिख दिया, कट कर दिया, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होल की पावर -1। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसे मैंने वहां वॉल्यूम की किया कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बट किसी भी, ये बहुत ही स्पेशल आर्टिकल है, किसी भी थियरी को समझ गए या नहीं समझ गए, इस बात का परफेक्ट फैसला कौन कर सकता है, उस पर अगर हमको क्वेश्चंस जम रहे हैं तो ही इस बात का परफेक्ट फैसला हो सकता है। अगर हमें क्वेश्चन नहीं जम रहा तो मैं ये नहीं मानता कि ये चीज मुझे आ रही है। तो आइए देखते हैं, कुछ बेहतरीन से प्रैक्टिस लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ये बिल्कुल महसूस करा देगा कि नहीं, हाँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या कहता है, PCl5 है, PCl5 टूट करके क्या दे रहा है, PCl3 और Cl2 दे रहा है। कहता है लेट डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज x। माना कि PCl5 के जो डिसोसिएटेड मोल है वो कितने हैं, x है। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड, अब यही आप ध्यान दीजिएगा, आप बहुत को प्रैक्टिस किए होंगे तो भी जल्दी इस तरह के क्वेश्चन आपसे टकराए नहीं होंगे। कहता है कि लेट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम देन एक्चुअल वॉल्यूम, देन डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ PCl5 विल बी। गौर से समझिएगा, एक हमारे पास कंटेनर है, लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज हाउ मच, इज V लीटर। इस कंटेनर के अंदर एक रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में बच्चों PCl5 टूट करके क्या दे देता है, PCl3 दे देता है और Cl2 दे देता है। कह रहा है यहां पर इक्विलिब्रियम पर PCl5 के कितने मोल्स टूट रहे हैं, x मोल्स टूट रहे हैं। तो x इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल। अगर टोटल मोल की वैल्यू 1 हो जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही मोल्स डिसोसिएटेड के बराबर हो जाता है। तो यहां पर हमें इसके टोटल मोल के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है, तो मैंने एज्यूम कर लिया वो कितना है, 1। और जब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि टोटल मोल 1 है तो उस परिस्थिति में जितने मोल्स रिएक्टेंट के टूट रहे होंगे वही क्या कहलाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएंगे। इट्स ओके, मींस x इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगले ही स्टेटमेंट में हमसे कहता है कि अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम हम कितने गुना बढ़ा दें, 4 गुना बढ़ा दें। यानी पहले हमने इसको कितना एज्यूम किया था, V, अब हमने इसको कितना एज्यूम कर लिया, 4 भी कर दिया। 4 गुना से कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जरा देखें, PCl5 टूट के क्या दे रहा है, PCl3, और क्या दे रहा है, Cl2। तो हमसे कह रहा है इस वक्त डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। आप देखिए, गौर पूर्वक क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखते हैं। यहां मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वॉल्यूम और प्रेशर के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे वेरी करता है। देखें, अगर यहां 4 गुना बढ़ा दिया तो देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। हमने आपको पीछे सिखाया था कि वॉल्यूम के साथ ये कैसे डिपेंड करता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर del n अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है x एंड वी अज्यूम द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del n? del n इज द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहां पर अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2,
रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? एक। दो में से एक को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा? एक। अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2। यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/2, यानी रूट v के सीधे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गया। अब तो बात बन जाएगी। यहां मैंने मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? x डैश, यानी जब मैंने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उस स्थिति में मैंने माना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? इट इज x डैश। तो अगर x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल n कितना हो जाएगा? डेल n हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहां x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v कितना माना हम लोगों ने? यहां पर जो नया वॉल्यूम है वो पुराने वॉल्यूम का 4 गुना है, यानी 4v के बराबर है। अगर यहां v डैश लिख देता चलो, तो v डैश किसके बराबर है? 4v के बराबर है। ऐसा स्पष्ट क्वेश्चन में दिया गया है ये बातें। तो यहां ये क्या हो जाएंगी? 1/2। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए एक बेहतरीन सा रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। x अपॉन x डैश इज इक्वल्स टू, क्योंकि डिवाइड करेंगे भाई इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, दोनों में से कांस्टेंट कट जाएगा, तो सीधे अपन क्या लिख देंगे? v अपॉन 4b और होल की पावर 1/2। v से v कैंसिल हो जाएगा। x अपॉन x डैश 1 अपॉन 4 का पावर 1/2। अगर x अपॉन x डैश 4 का रूट लोगे तो 1/2 आ जाएगा, मीन्स x डैश इक्वल्स टू 2x। यानी कि जो नया वाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो पुराने वाले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जस्ट डबल होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब क्या पता लगा कि अगर किसी v लीटर के कंटेनर में PCl5 का डिकम्पोजिशन चल रहा है, अचानक से कोई बंदा आए उस कंटेनर का वॉल्यूम 4 गुना कर दे, तो उन परिस्थितियों में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले वाला था उसके मुकाबले जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दूसरा वाला है वो कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई द सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ढेर सारा प्रैक्टिस ले लेना ही हमारी पहचान है, तो आप जितना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बढ़िया से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कहता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जरा तोड़ दो। CaCO3 है, ये टूटेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट लिख देना बहुत ही जरूरी पार्ट में से एक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल स्टेट क्या होता है बच्चों? गैस होता है। अगर मेरे शेरों आगे में चलूं तो हमसे कहता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंक्रीज्ड इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। अगर एक कंटेनर जिसमें ये हो रहा है, माना कि इसका वॉल्यूम कितना है v, अगर इस कंटेनर के वॉल्यूम को मैं 2 गुना कर दूं, 2 गुना यानी कि 2v कर दूं, तो कहता है कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो इंक्रीज हो जाता है। तो फॉलोइंग इज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर दिस डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई वर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व कर देंगे और ऑप्शन अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। CaO और CO2 है। ठीक है, मैंने माना कि यहां उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था? x था, और यहां पे मैंने मान दिया कि जब अचानक से उसके वॉल्यूम को डबल कर दिया गया तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा x डैश है। ठीक है, x को अब जरा देखो कि वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करेगा। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल एन जी अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल एन जी। सावधान, डेल एन जी होता है मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहां अगर आप गौर पूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है? सिर्फ 1 मोल है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्थिति में है, ना तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस है, और ना ही उसके टूटने से बनने वाले कैल्शियम ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट गैस है। इसका मतलब
कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में गैस के मोल जो है बच्चों वो कितने हैं, 0 हैं, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज 1। यहां भी गलती से 1 + 1 लिख के 2 मत कर देना। आपको फिजिकल स्टेट का बहुत ध्यान रखना है, जरा सा गलती पूरे क्वेश्चन का खेल बिगाड़ देगा। तो अब यहां से हम पाते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। अरे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा, x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां मैं मान लेता हूं वॉल्यूम है v डैश, तो x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v डैश, v डैश is equals to 2v. okay, this is equation number 1 and this is equation number 2। अगर मैं 1 से 2 को डिवाइड कर दूं तो v अपॉन 2v आ जाएगा, v से v कट जाएगा, और यहां से पता लगता है कि x डैश इज इक्वल्स टू 2x। मीन्स इस रिएक्शन में भी जब हम कंटेनर के वॉल्यूम को डबल करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कितना हो जाएगा, पुराने वाली वैल्यू का जस्ट डबल हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हमसे कहता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ अमोनिया आर 0.2। बहुत गौरपूर्वक देखें, अमोनिया के जो डिसोसिएटेड मोल हैं वो कितने हैं, 0.2। इफ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन अ 2 लीटर कंटेनर, let volume of container becomes 4 liter, then dissociated moles of ammonia increased by। तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा। हमें कहता है कि अमोनिया है और अमोनिया टूटेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, हमसे कहता है कि इसके जो डिसोसिएटेड मोल हैं वो 0.2 है। ठीक है, अगर इसके डिसोसिएटेड मोल 0.2 है तो जरा देखिए, इसका डिसोसिएटेड मोल 0.2 दिया हुआ है और कहता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक 2 लीटर के कंटेनर में हो रहा है। अचानक से एक आदमी आता है और इस कंटेनर का वॉल्यूम 4 लीटर कर देता है। अब ये मत सोचना कंटेनर का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है भाई, अगर पिस्टन वाला अरेंजमेंट हुआ तो कोई पिस्टन के पोजीशन को ऊपर कर देगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और पिस्टन के पोजीशन को नीचे कर देगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। यानी कि किसी भी चलती रिएक्शन में कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाना या घटाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इसको बहुत इजीली किया जा सकता है। अब जरा देखें, यहां पे भी सेम रिएक्शन होगा जिसमें अमोनिया टूटेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले x के टर्म में कर देते हैं। मान लिया कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, x है, और मान लिया वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ा देने पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बदल करके x डैश हो गया। अब बच्चों x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v की पावर मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। 3 और 1 4, यानी प्रोडक्ट के कितने मोल हैं 4 और रिएक्टेंट के कितने हैं 2। 4 में से अगर 2 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, और डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इट इज हाउ मच 4। तो कट कर दोगे तो क्या आ गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/2। x की वैल्यू दी हुई है 0.2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की भी वैल्यू दी हुई है कितनी, 2 की पावर 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का मॉडिफाइड फॉर्म। सिमिलरली यहां कह सकते हैं कि x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डैश और एवरीथिंग इज सेम। डेल एन जी की वैल्यू अगर देखो तो मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज हाउ मच, इज 3 + 1 4, माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज हाउ मच, इज 2। तो 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया, 2 आ गया। डिवाइड करेंगे अपन इसको, तो जरा सा रुकिए, डिवाइड करेंगे जब अपन इसको तो ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4। इट इज अगेन नथिंग बट x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डैश होल की पावर 1/2।
यहाँ हमने कंटेनर का वॉल्यूम कितना कर रखा है 4, पुट द वैल्यूज, तो x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, वही पहले 2 लीटर था बाद में 4 लीटर हो गया, 4 की पावर 1/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विथ इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दे बच्चों किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, 1 में यहाँ कितना आया है, 1 में यहाँ 0.2 आया है, ये कितना है अपॉन में x डैश आ जाएगा, वहाँ 2 की पावर 1/2 है और यहाँ 4 की पावर 1/2 है, तो 2/4 की पावर 1/2 आ जाएगा, ये कट गया, 0.2 अपॉन x डैश इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1/2, 0.2 अपॉन x डैश इक्वल्स टू 1/√2, x डैश इक्वल्स टू √2 इंटू 0.2। तो गौर पूर्वक देखिए कि कितने गुण, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू 1.414। ऐसे क्वेश्चनों में तेज तर्रार बच्चा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद गलत करता है। देखिए हमसे पूछता है कि इंक्रीज्ड बाई कितने गुना से बढ़ेगा, ये नहीं पूछ रहा है कि बढ़ करके कितना हो जाएगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ स्टेटमेंट्स, कि कोई चीज कितने गुना से बढ़ेगा और बढ़ करके कितना हो जाएगा, दोनों बातें अलग अलग चीज हैं। तो देखें पहले वो कितना था 0.2 और कितने गुना से बढ़ गया √2, चाहे मैं बोलूं √2 और चाहे मैं बोलूं 1.414, बोथ आर सेम थिंग्स। तो मेरे प्यारे सरकार, हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक कंटेनर में अमोनिया का डिसोसिएशन चल रहा है, अचानक से कोई आकर उस कंटेनर का वॉल्यूम 4 गुना कर दे, या नहीं सॉरी 2 लीटर से 4 लीटर कर दे, तो ऐसी परिस्थितियों में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो √2 टाइम से बढ़ जाएगा। कि वॉट एवर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर will increased by a factor of √2 if the volume of the container is increased to the 4 liter। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं कुछ और होता है तो उसको भी कराते हैं बच्चों। देखिए आगे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड टूटेगा तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड टूटेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, यहां 2 और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगा। कहता है SO3 डिसोसिएटेड इन SO2 एंड O2, इट्स ओके। डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ SO3 एट 1 पास्कल, 1 पास्कल जब प्रेशर था तब SO3 के डिसोसिएटेड मोल कितने थे, 0.4 थे। आगे कहता है इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर ऑफ 4, अगर प्रेशर को 4 गुना से बढ़ा दिया जाए, देन डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ SO3 विल बी, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पर एक कंटेनर है जिसमें प्रेशर मेंटेन है कितना, 1 पास्कल। इस वक्त जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितना है, 0.4 है। कह रहा है कि अगर इसी कंटेनर में प्रेशर को कितना कर दिया जाए, 4 गुना से बढ़ा दिया जाए, यानी 4 पास्कल कर दिया जाए। अगर प्रेशर को 4 पास्कल कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा। इस बार ये नहीं पूछ रहा है कि कितने गुना से बढ़ जाएगा, इस बार पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो कई बार मेरा तो पिछले 10-11 सालों का अनुभव है कि अच्छा बच्चा इन सब चीजों में गलती कर देता है कि बढ़ करके कितना हो गया और कितने गुना से बढ़ गया, मींस कि इंक्रीज्ड या इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश करना एक टेक्निकल बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर हम रिएक्शन लिख देते हैं। 2SO3 टूट करके दे रहा है क्या, 2SO2 और O2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब बच्चों यहां अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x मान दें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर del Ng। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del Ng फॉर दिस केस, del Ng इज द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, 2 और 1 3, और 3 में से 2 गया, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज हाउ मच, इज 3।
ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशन है, तो लिख सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होल की पावर 1/3। ठीक है। अब यहाँ p की वैल्यू हमको कितना दिया है 1 पास्कल, और ये कितना दिया है 0.4, तो 0.4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर 1/3। कोई फर्क पड़ता नहीं, 1 की पावर में कुछ भी लगाओ आधा 1 ही है। ठीक है। अब इधर देख लीजिए, यहां मैंने माना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x डैश है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/3 ही आएगा, क्योंकि डेल n की वैल्यू कितनी है, डेल n की वैल्यू है 2 + 1 - 2, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 2 + 1, तो x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होल की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। और इस बार प्रेशर को कितना कर दिया है, इस बार उसने प्रेशर को 4 गुना कर दिया, यानी कि ये 4 होल की पावर 1/3 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2 टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 0.4 डिवाइडेड बाई एक्स डैश इक्वल्स टू 1/4 की पावर 1/3, तो x डैश कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 4 की पावर 1/3। तो इसमें हमसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, तो फाइनल वैल्यू तो यही है। लेकिन अगर कैसे पूछता कि अगर हम प्रेशर को 4 गुना बढ़ा देते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने गुना से बढ़ जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ करके तो इतना हो जाएगा, बट कितने गुना से बढ़ा 4 की पावर 1/3 4 की पावर 1/3 टाइम से इंक्रीज कर गया। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे और क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए कहता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट 1 atm are 8. If pressure becomes 4 times of previous one, then calculate the moles of carbon dioxide formed at 4 atm। ठीक है, चलो ये देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई बात नहीं, टूट रहा है किसमें कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छी बात है। ये जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उस वक्त द प्रेशर इज 1 atm। क्वेश्चन है कि सपोज एट दैट टाइम प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 atm, 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमसे पूछ रहा है क्या क्या, हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2, कि कितना मोल CO2 बनेगा। पहला क्वेश्चन है कि अगर प्रेशर को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो कितना मोल CO2 बन जाएगा। ठीक है, यही एक ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं पूछ रहा है। अब ये जान पाना कि प्रेशर के बढ़ा देने पर CO2 के मोल में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस आएंगे, ये जान पाना तभी संभव है जब हमारे पास जानकारी हो कि what type of change will occur in degree of dissociation। ठीक है, चलो बच्चों जुकाम ने थोड़ा गला खराब कर रखा है, बट कोई बात नहीं, खराब गले में भी बहुत दम है, आप देखते चलो। अगर यहां हम लोग देखें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल n इज हाउ मच, एवरीथिंग इज सॉलिड एक्सेप्ट ऑफ दिस, तो 1/1, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, या मैं कह सकता हूं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां अगर मुझे बोलना हो तो मैं कह दूं x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डैश होल की पावर 1, या x डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p डैश, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यहां से x डैश इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी डैश आ गया। चलो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको। 1 को 2 से डिवाइड करो, x डिवाइडेड बाई एक्स डैश, ये आ जाएगा p डैश डिवाइडेड बाई p। तो x कितना था बच्चों, कह रहा है डिसोसिएटेड मोल्स ये 8 थे। डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ CaCO3 एट 1 atm आर 8, ठीक है। तो डिसोसिएटेड मोल्स 8 हैं, ठीक है। तो डिसोसिएटेड मोल्स अगर 8 हैं, डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट 1 atm आर 8 इफ प्रेशर, ठीक है। तो हमने यहां पे कितना मान दिया, 8 मान दिया, ये x डैश मान दिया। p यहां पे कितना है 1 और यहां पे सॉरी 4 डैश, p डैश कितना है 4 और ये कितना है 1, तो x डैश कितना आ गया 2। यानी कि जब हम प्रेशर को 4 गुना बढ़ा देंगे तो डिसोसिएटेड मोल 8 से घट करके कितना हो जाएगा, डिसोसिएटेड मोल 8 से घट करके 2 हो जाएगा। तो अगर 8 से घट के 2 हो गया तो अगर इसका 2 मोल टूटेगा तो इसका 2 बनेगा और इसका भी 2 बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज नथिंग बट 2 मोल। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी बात समझ में आई होगी। बच्चों अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हमको अगला टॉपिक है जो रिलेशन है किसके किसके बीच, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। तो इसकी थियरी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले तो एक एक करके सारी चीजें समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं वेपर डेंसिटी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर डेंसिटी? बच्चों वेपर डेंसिटी जो होती है ना, वो होती है डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जब ये पढ़ा जाता है तो उस वक्त टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रखा जाता है दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी और किसी भी रैंडम गैस के लिए। देखिए, अगर डेंसिटी ऑफ एनी गैस की बात करें तो डेंसिटी होता है, और ये हम मोलर डेंसिटीज लेते हैं। मोलर डेंसिटी, अगर मोलर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, यही ब्रैकेट में मोलर लगा देता हूं, तो मोलर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और गैस का वॉल्यूम हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जो एक कोई XYZ गैस ली है और जो हाइड्रोजन गैस ली गई है, अगर एक ही कंटेनर में इनक्लोज्ड है तो दोनों के लिए जो वॉल्यूम है वो सेम होगा। तो यहां से आ जाएगा वेपर डेंसिटी मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और ये V और ये V एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। भाई ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये तो जानते होगे ना, साइंस लेना पाप कहलाएगा अगर ये नहीं मालूम है तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। तो ये एक रिलेशन है वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बारे में। मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 ये किसके बराबर होता है, वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि AN टूट करके Na दे देता है। शुरुआत में इसके मोल 1 है, ये 0 बनेगा। ये है T = 0 की स्थिति।
टी इक्वल्स टू टी डैश कोई टाइम है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, और इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मैं मान लेता हूं कि कितना है, सपोज इट इज अल्फा। अब अगर हम लोग देखें तो ये टूटेगा कितना, अल्फा, ये बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। इसके एक से इसका n बनता है, इसके से अल्फा से इसका अल्फा n बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इतनी बात आपको समझी है तो 11वीं के बच्चे को मैं एक्सप्लेन तो कर दे रहा हूं, बट प्रॉपर तरीके से ये बात समझ में आती है जब वो 12वीं में पहुंचता है। इसलिए आप जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसके मेमोराइजेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। देखें, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो एक होता है आई, इसको अपन बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। आई की वैल्यू अगर हम कहें तो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। और ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां मोलर मास के किसी भी सॉल्यूशन के में जो सॉल्यूट होता है उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आई क्या हो जाएगा, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। और ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो आपको कहां पढ़ना है, 12वीं में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियों की एक खास बात होती है कि ये डिपेंड करती हैं किस पे, ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर बजाय नेचर ऑफ पार्टिकल के। नेचर यानी प्रकार कुछ भी हो, संख्या अगर एक बराबर है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। अब जरा देखो, एम थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मोलर मास का क्या मतलब है, जो कॉपी पेन पे निकाला जाए। ऑब्जर्व्ड क्या है, जो लैब बताए। तो इसका मतलब कि ऑब्जर्व डाटा कभी भी गलत नहीं हो सकता है, कॉपी पेन पे निकाले गए डेटाज गलत हो सकते हैं। देखो बच्चों, थ्योरेटिकली जो मोलर मास है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्सचर में जब तक सिर्फ क्या है, तुम्हारा AN है, उसको क्या पता आगे ये टूट रहा है, टूट करके Na बना रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने पर इस रिएक्टिंग सिस्टम में AN और N मोल ऑफ A दोनों चीजें मौजूद है ना। अगर दोनों चीजें मौजूद हैं तो जो मोलर मास AN का है एक्चुअली वही मोलर मास मिक्सचर का थोड़ी है, फिर तो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास लाई करेगा कि नहीं। यानी कि अगर मैं कहूं T बराबर 0 पर सिर्फ AN की वजह से मिक्सचर मोलर मास है, क्योंकि T बराबर 0 पर ये बना नहीं है। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो रिएक्टेंट टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, और उस वक्त ना तो 100% रिएक्टेंट टूट चुका है ना ही 100% प्रोडक्ट बन चुका है। तो हम कह सकते नहीं, ऐसा कहेंगे कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो ऐसा था नहीं कि रिएक्टेंट खत्म हो गया। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक साथ रिएक्टिंग सिस्टम में लाई करते हैं। इसका मतलब कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो मिक्सचर के पास रिएक्टेंट तो मौजूद है ही है, साथ साथ प्रोडक्ट भी मौजूद है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में हमें मालूम होना चाहिए कि एवरेज मास निकाला जाएगा, केवल AN के मोलर मास से बात नहीं खत्म होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं M थ्योरेटिकल और M ऑब्जर्व्ड, ये बराबर हो जाता है किसके, CP ऑब्जर्व्ड अपॉन CP थ्योरेटिकल के। समझने में थोड़ी समस्या जरूर होगी आपको, बट घबराएं ना, नोट्स बनाएं अच्छे से। 12वीं तक कम से कम तुम्हारे पास एक अच्छा आर्टिकल तो होगा, लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट निकालूंगा उसको याद कर लेना। देखो अगर यहां इसको तुम देखते हो तो CP ऑब्जर्व्ड जो है वो एक्चुअल वैल्यू की वजह से आएगा। तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 1 प्लस अल्फा n है, सॉरी 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा n है। और थ्योरेटिकल में क्या है, थ्योरेटिकल मतलब जो हमें लग रहा होता, हमने 1 मोल डाला तो 1 लगेगा, 1, ठीक है। तो यहां से क्या पता लग गया, यहां से पता लग गया कि M थ्योरेटिकल ये किसके बराबर हो जाएगा, M ऑब्जर्व्ड इंटू 1 प्लस
n-1 इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ये रिलेशन था, ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था और ये मैं आपको डेराइव भी करा के लिखा सकता था, तो मैंने कोशिश की डेराइव करके लिखाने की। हमारे पास क्या रिजल्ट बना? हमारे पास रिजल्ट बना m theoretical इज इक्वल्स टू m ऑब्जर्व्ड इंटू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अब जरा मुझे थोड़ा और समझाने देना। हमारे पास रिएक्टेंट क्या था? an, जो क्या बना रहा था? प्रोडक्ट Na बना रहा था। t इक्वल्स टू 0 पे इसके 1 मोल थे, 0 बनेगा। t इक्वल्स टू t डैश पर अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, माना कि इसके कितने मोल टूटते हैं? अल्फा। तो था कितना? 1, टूटा कितना? अल्फा। तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। इसके एक से इसका n बनता था, तो इसके अल्फा से इसका अल्फा n बन जाएगा। अब हम देखते हैं, इतनी तक थोड़ा समझना बात को। जो हमें लग रहा है, हमें क्या पता कि यहाँ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, वो क्या है? थ्योरेटिकल चीज। और जो हो रहा है, ये टूट करके क्या स्टैब्लिश कर दे रहा है? इक्विलिब्रियम। वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल चीज, यानी ऑब्जर्व वैल्यू, एक्चुअल चीज। ठीक है, तो देखो m थ्योरेटिकल जो है वो मोलर मास थ्योरेटिकल है, यानी कि सिर्फ a की वजह से, an की वजह से जो मोलर मास है वो है। और m ऑब्जर्व्ड क्या है? जो मिक्सचर का मोलर मास है ड्यू टू a। देखो इक्विलिब्रियम पे ये भी है और ये भी है, ड्यू टू an एंड ड्यू टू a, जो कंप्लीट मिक्सचर का मोलर मास निकल के आएगा भाई। m एवरेज इक्वल्स टू m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, एक फार्मूला पढ़ते थे ना, तो उसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्व्ड मोलर मास कह रहे हैं। तो याद रखिएगा, थ्योरेटिकल का मतलब जो पेपर पेन पे आए, और ऑब्जर्व्ड का मतलब जो कैलकुलेट करके आए। अब जब मोलर मास अलग अलग हो गया, तो बताओ वेपर डेंसिटी भी अलग अलग होगा कि नहीं? तो मैं मान लेता हूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर मोलर मास m थ्योरेटिकल था, तो इस वक्त मैं मान लेता हूं कि वेपर डेंसिटी हमारा कितना हो गया? इस वक्त हमने मान दिया कि हमारा वेपर डेंसिटी, कुछ भी एक वैल्यू ले देते हैं, x ले देते हैं, चलो। और इस वक्त में मैंने मान लिया कि मेरी वेपर डेंसिटी t इक्वल्स टू t डैश, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो कितना हो गया? y हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, पीछे अभी डेराइव करके लिखा कि वेपर डेंसिटी और अपॉन 2 सॉरी, वेपर डेंसिटी क्या था? मोलर मास अपॉन 2। ठीक है, तो हम अगर यहां पे देखते हैं m थ्योरेटिकल को हम लोग कितना मान देते हैं? m थ्योरेटिकल को मान लीजिए हम लोग x मान दिए, सॉरी m थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा हमारा? वेपर डेंसिटी हमारा हो जाएगा मोलर मास अपॉन 2। तो m थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी एट t इक्वल्स टू 0। m ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी एट एनी टाइम t डैश, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। यहां हम लोग देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा बॉक्स में ले दिया। इसी बात को मेरे प्यारे सरकार किताबों में किससे रिप्रेजेंट करा देता है? ये रिप्रेजेंट करा देता है, इसको लिख देता हो किससे? कैपिटल D से। और इसको लिख देता है किससे? स्मॉल d से। स्मॉल d से, तो ये क्या हो जाता है? कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ये रिलेशन आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, मैंने कोशिश किया है सभी बातों को बोल करके, समझा करके, लिखा करके, सिखा करके बताने की। ये इसका डेरिवेशन आप देखोगे कहीं नहीं दिया रहेगा, दिया रहता है तो पता नहीं अजीब अजीब तरीके से। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। यहां पर ध्यान रखना, कैपिटल D क्या है? कैपिटल D है t इक्वल्स टू 0 पर वेपर डेंसिटी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट। और स्मॉल d क्या है? t इक्वल्स टू एनी टाइम t डैश, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया उस वक्त वेपर डेंसिटी। तो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर डेंसिटी होगी, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखें हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन ही खेल बना सकता है। कहता है PCl5 इज डिकम्पोज्ड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर बोल रहा है यानी क्या, स्मॉल डी। वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, इज 58। देन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई बात नहीं बच्चों, PCl5 टूट करके क्या देता है, PCl5 टूट करके PCl3 प्लस Cl2 देता है। अगर मैं इसके लिए लिखता हूं क्या कि कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो आप बातों को देखते चलें। यहां पर मिक्सचर यानी स्मॉल d की वैल्यू दी हुई है 58, कैपिटल D नहीं दिया हुआ है तो निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी जो होगा वो हो जाएगा मोलर मास अपॉन 2 के बराबर। तो मोलर मास PCl5 का कैसे निकाल दोगे, 35.5 इंटू 5 प्लस 31, तो 50 25, 50 25 और 2 27 का साथ आता हो तो 15 2 17 और प्लस 31 यानी कि 0.5, 7 और 1 8 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा और 1 और 1 2 208, 208.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 0 4 और डेसिमल में 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे, 104.25। ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस n। n एक्चुअली तो थोड़ा ट्रिकी तरीके से निकाला जाता है, बट मैं यहाँ तुमको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखो n क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 और प्लस 1, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो n कितना हो गया, बहुत ध्यान से देखना, n क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना हो गया 2। यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर ही रहेगा n जब तक रिएक्टेंट के मोल कितने हो 1। बट ये मत समझना हमेशा बराबर रहेगा, मैक्सिमम यही ऐसी रिएक्शंस ही मिलती है नीट और जेई मेंस वगैरह तक, जहां रिएक्टेंट के मोल कितने होते हैं 1। लेकिन अगर रिएक्टेंट का मोल बदल देगा ना तो ये डेटा बदल जाएगा। लोगों को आदत रहती है n क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिखने की, बट एक्चुअली n मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुन लो, n क्या होता है, n होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो देखो, तो 1 प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू अल्फा हो गया। यहां पे अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 104.25 अपॉन 58 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा हो गया। ये 104.25 और माइनस 58 अपॉन 58 ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। इसको और सॉल्व कर दोगे तो 58 में 2 जोड़ दोगे तो 60 हो जाएगा, यानी वो 60 में 40 46.25 डिवाइडेड बाई 58, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर परसेंटेज अल्फा पूछे तो 46.25 अपॉन 58 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना तो परसेंटेज अल्फा निकल के आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन किया हमने और उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं सरकार के लिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहता है इफ N2O4 is decomposed at 25 degree centigrade and vapor density of the mixture is 39.6। अगेन टेक केयर, ये जो स्मॉल d दिया हुआ है, मिक्सचर यानी स्मॉल d। If initial amount of N2O4 is 100 gram, then calculate percentage decomposition of and produced moles of NO2। ठीक है, बहुत आसान है। N2O4 है, ये टूटेगा तो क्या बना देगा, दुनिया जानती है 2NO2 बना देगा। ठीक है, हमसे कहता है कि इसका मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया है, तुरंत रिलेशन लगा देंगे, कैपिटल D बाई स्मॉल d इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, कैपिटल D नहीं दिया है, निकाल दूंगा। ये दिया है 39.6,
कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोलर मास नाइट्रोजन है 14 इंटू 2, 14 दूनी 28, 28 ठीक है, प्लस 16 चौका 64, 8 4 12 और 6 2 8 1 9, 8 4 12 6 2 8 1 9 डिवाइड बाई 2, तो 2 चौका 8 1 9 और 2 चौका 46। इसका कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी या थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कितना आ गया, 46 आ गया। ये पहचानना जानना चाहिए, मिक्सचर यानी स्मॉल डी, पीछे हमने डेरिवेशन करा के समझा रखा है, इक्वल्स टू 1 प्लस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाई रिएक्टेंट, तो 2/1, ये भी कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, तो 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 46 माइनस 39.6 अपॉन 39.6, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। यहां से अपन 0.4 ले लेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 6.4 अपॉन 39.6, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज अल्फा, 39.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये तुम्हारा परसेंटेज अल्फा आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना मैथमेटिकली कितना आ रहा है। आगे चले, अभी पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमसे कहता है इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O4, अगर N2O4 का इनिशियल अमाउंट 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज डिकम्पोजिशन एंड प्रोड्यूस्ड मोल्स ऑफ NO2, ठीक है। 100 ग्राम यानी कितने मोल, 100 ग्राम यानी 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका कितना आया था, 92, 100 डिवाइड बाई 92, इतना मोल है। तो इसके जो मोल्स हैं इतने हो गए और अल्फा इसका इतना है, तो ये टूटेगा कितना, इसके मोल्स हो गए इतने और अल्फा, भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाई टोटल मोल, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मोल्स डिसोसिएटेड चाहिए और टोटल मोल आ गया अपना 100 अपॉन 92 और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 6.4 डिवाइडेड बाई 39.6 है। तो अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोल्स डिसोसिएटेड आ जाएंगे, यानी कि डिसोसिएटेड मोल कितने हो गए, 6.4, बहुत ध्यान से सुनना, अपॉन 39.6 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 92, इतने डिसोसिएटेड मोल हो गए। इसके एक से इसका 2 बनता है, तो अगर इसका इतना टूटा तो इसका बनेगा कितना, जस्ट उसका डबल, 2 इंटू 6.4 अपॉन 39.6 इंटू 100 अपॉन 92, दिस इज द मोल्स ऑफ NO2 which is formed, is very important। गौर पूर्वक देखें, अल्फा हमें इतना मिल गया, इसके मोल्स हमें इतने मिल गए, तो मोल्स डिसोसिएटेड क्या होगा, अल्फा इंटू टोटल मोल, तो अल्फा हमारा ये है, टोटल मोल ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स डिसोसिएटेड पता लग गए। था इतना, टूटा इतना, तो बचा कितना, दिस माइनस दिस। इसके एक से इसका 2 बनता था, तो इसके इतने से कितना बनेगा, इसका जस्ट डबल। आगे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मोल्स आ जाएगा। थोड़ा बुकिश डेटा है, इसलिए ज्यादा डेटा पे ध्यान ना दे करके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, गुणा भाग तो आ ही जाएगा। इधर देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे कहता है 2Cl2O7 है और ये टूट करके 4ClO2 और 3O2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर ये टूट करके 4ClO2 और 3O2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो कहता है इफ इन इनिशियल स्टेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 500 mmHg and at any time the pressure is 750 mmHg, calculate the percentage dissociation of the mixture। is very simple, 2 मोल Cl2O7 है जो टूट करके क्या बना रहा है, 4 मोल ClO2 और क्या बना दे रहा है, 3 मोल O2 बना दे रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, तो P क्या हो जाएगा, NRT बाई V हो जाएगा, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जो भी व्यवहार किसके साथ होगा, मोल के साथ होगा, वही व्यवहार किसके साथ हो जाएगा, प्रेशर के साथ हो जाएगा, ठीक है।
if in initial state the pressure of mixture is 500 mmHg at any time, the pressure is 750 mmHg, और हमें आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, शुरू में इसका प्रेशर कितना था 500, तो ये कितना हो जाएगा 0 0। अब माना कि किसी टाइम t डैश पर इसका x मोल टूटने की वजह से इसका प्रेशर x mmHg कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके 2 से ये चलो 2x mmHg कम कर देता है, तो इसका कितना हो जाएगा 4x और इसका कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि इसके 2 से इसका 4 बनता है और इसके 2 से इसका 3। तो अगर इसके प्रेशर में 2x mmHg की कमी होगी तो इसका कितना हो जाएगा 4x और इसका कितना हो जाएगा 3x। अगर यहां हम लोग देखें तो x की वैल्यू हम पा सकते हैं, बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, देखिए हमें दिया हुआ है 500 माइनस 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 750, यानी इक्विलिब्रियम पर हमें प्रेशर दिया हुआ है। इफ in initial state the pressure of the mixture is इतना and at any time यानी इक्विलिब्रियम पे 500 4 और 3 में जोड़ दे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 2 चला गया तो 5 हो जाएगा, यानी प्लस 5x इज इक्वल्स टू 750। तो 5x किसके बराबर आ जाएगा 250 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा 50 के। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x। अगर हमें x पता लग गया तो यहां से हमें कितना प्रेशर मिनिमाइज हुआ वो भी पता लग जाएगा। कितना 2x प्रेशर रिएक्टेंट का मिनिमाइज हो रहा है, तो 50 इंटू 2 कितना आ गया 100। अब हमको क्या चाहिए, परसेंटेज डिकम्पोजिशन, यानी कितना प्रतिशत टूट रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अब मोल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा प्रेशर मिनिमाइज डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। तो कितना प्रेशर मिनिमाइज हुआ, 2x घटा था ना, देखो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना मिनिमाइज हुआ 2x, यानी कि 100 mmHg, और रिएक्टेंट का जो एक्चुअल प्रेशर था वो कितना था 500। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा कितना आ गया 1/5 आ गया। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1/5 आ गया तो कैलकुलेट द परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये किसके बराबर आ गया 20 की। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए प्रेशर को मोल से इक्वेट करके हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। थोड़ा क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो इसमें कोई बहुत दम नहीं है भाई। अगर प्रेशर मोल के सीधे प्रोपोर्शनल आ गया तो जो व्यवहार मोल करेगा वैसा ही वैसा व्यवहार प्रेशर करेगा, यानी इक्विलिब्रियम पे मोल कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, जिस रेशियो में मोल कम होगा उसी रेशियो में प्रेशर कम होगा। तो मैंने बोला अगर इसका कुछ भी मोल टूटता है तो मैंने माना इसका प्रेशर 2x mmHg कम हो गया, इसके 2 से इसका 4 बनता था, इसके 2x कम हुआ तो इसका 4x बढ़ जाएगा, इसका 3x बढ़ जाएगा। फिर हमको किसी टाइम t डैश पर टोटल प्रेशर दिया हुआ था, रिएक्टेंट का तो प्रेशर है नहीं, टोटल है, तो इसको जोड़ करके टोटल प्रेशर निकाल दिया। टोटल प्रेशर निकालते ही इसे इक्वेट करते ही x आ गया, x आते से ही कितना कम हुआ ये पता लग गया। तो कितना कम हुआ ये पता लग गया, तो आगे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाई टोटल मोल, यानी कि मोल्स डिसोसिएटेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्रेशर डिक्रीज्ड। तो कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ 2x, और टोटल प्रेशर कितना है 500। टोटल प्रेशर 750 उठा के मत रख देना, वो रिएक्टेंट के टर्म में नहीं है, वो सबके टर्म में है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ किसके टर्म में पढ़ा जाता है, रिएक्टेंट के टर्म में पढ़ा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कोशिश करिए 2-3 बार बातों को सुनिए, आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आए तो फिर थोड़ा IQ प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों। आगे देखें, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज गिवन, ठीक है, एट T डिग्री सेंटीग्रेड, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, कोई बात नहीं। वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 104 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कैपिटल D अपॉन D इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, और हम जानते हैं कि रिएक्शन है PCl5 टूट करके क्या दे रहा है PCl3 और Cl2 बना रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अगर बच्चों हम लोग यहां पर देखें और बातों को समझें तो हमें पता लग जाएगा जो दिया है वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 104.25। तो जो दिया है उसको तुम मिक्सचर का ही मानना, क्योंकि मिक्सचर का कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और जो कैलकुलेट करना है वो तो कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी पीछे कैलकुलेट करके हम लोग देखे थे 104.25 ही आ रहा था। ये 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से ये कट के 1 हो गया, तो 1 - 1 0, अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 0%। इस बात को जरा समझना, मैंने बोला क्या, कौन सी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, थ्योरेटिकल T=0 पर जो वेपर डेंसिटी हो। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है, ना कि T=0 का वेपर डेंसिटी। क्योंकि अगर मैं इसको 104.25 ले दूंगा तो एक इक्वेशन में दो अननोन हो जाएगा। इसकी वैल्यू में एक्सपेरिमेंटल है, कैलकुलेट तो किया नहीं जा सकता। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि when heating PCl5 then it decomposes into PCl3 and Cl2 in form of gas। ठीक है, PCl5 को वो हीट कर रहा है और ये टूट करके क्या बना दे रहा है, PCl3 और Cl2 बना दे रहा है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ गैस। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर, इस मिक्सचर का जो वेपर डेंसिटी है वो दिया हुआ है स्मॉल d, दिस एंड दिस at 200 and 250, then the degree of dissociation of PCl5 at this and this। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो कैपिटल D की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो फिक्स रहेगी। स्मॉल d हमको दिया है कितना, 70.2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और ठीक हम ऐसे ही 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी देख लेते हैं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन D इक्वल्स टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। और यहां पर हमको स्मॉल d कितना दिया हुआ है, 57.9, और कैपिटल D कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। PCl5 का जो कैपिटल D है वो कितना आ जाता है, 104.25। कैसे, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 करके, तो 104.25 अपॉन 57.9, और ये हमारा हो जाएगा क्या, माइनस का 1 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 104.25, 70.2 माइनस का 1 इंटू अल्फा हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, 104.25 माइनस 70.2 डिवाइडेड बाई 70.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा 104.25 माइनस 57.9 अपॉन 57.9 मल्टीप्लाइड बाई 100। राउंड ऑफ कर दीजिए, इसको 105 कर दीजिए इसको, या इसको 104, इसको 70 और डिवाइड बाई 70, तो ये 70 में 30 4 34 लगभग 34 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 0 से 0 कट गया, और 340 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, यानी कि 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 48.5 इसी में है और तो किसी में है नहीं। तो दूसरे वाले में देखो ये 80% के आसपास आ जाएगा। इसको भी दिखा देते हैं। इसको अगर मैं एज्यूम करके मान देता 58, तो 58 क्या, इसको 60 मान दो। चलो अगर मैं इसको चलो या 58 ही मानता, 58 और ये 104.25 है, तो 58 में 2 जोड़ दिया 60 हो गया, 60 और 40 44 46, या लो 47 ही मान देता, 47 राउंड ऑफ करके इसको 58 और यहाँ डबल 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 80 के आसपास आ जाएगी, यानी कि परसेंटेज इसका 48.50 और इसका लगभग 80%। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, एक बार समझ में आ जाए तो इजीली टूट जाती हैं। अगर ये मैंने राउंड ऑफ किया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है। अब एग्जैक्ट सॉल्व करूँगा तो मेरा समय बढ़ेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आगे देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और।
ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमसे कहता है द इक्वेशन अल्फा इज इक्वल्स टू डी माइनस स्मॉल डी एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी। ठीक है, इस करेक्टली मैच्ड फॉर व्हाट। ठीक है, अच्छा तो इसको ऐसे लिख देखो ये कैसे लिखा हुआ है, इसको मैं अगर चाहूं तो ये वही रिलेशन है। देखो अल्फा इंटू एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस वन। स्मॉल डी से सबको डिवाइड कर दो, अल्फा इंटू एन माइनस वन, डी से डी कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस वन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू एन माइनस वन प्लस वन डी बाई डी। तो देख लीजिए डी बाई डी क्या लिखते हो, वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा ही तो लिखते हो ना बाबा, वही रिलेशन है, खाली तुमको एड़ा बना रहा है। तो एन क्या होता है, अगर रिएक्टेंट के मोल वन हो तो एन इज सिंपली मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो देख लो इन सभी क्वेश्चन में जिसमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एग्जैक्टली जोड़ने पर एन आ जाए उसी के लिए रिलेशन सही है। तो यहाँ कितना आ रहा है देखो, एन बाई टू प्लस एन बाई थ्री। तो यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 6 हो जाएगा, तो 3n प्लस 2n ये कितना आ गया, 5n बाई 6। इसके लिए तो नहीं हो सकता, n बाई थ्री प्लस 2n बाई थ्री, इसके लिए क्या हो गया, 3n बाई थ्री, कट के कितना आ गया, दिस इज द राइट आंसर। इसी के लिए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर है, n के बराबर है, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। तो चलो बच्चों ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आगे फिनिश कर देते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसमें N2O4 है, ठीक है, थोड़ा ये भाई पीपीटी बनाना बड़ा मेहनत का काम हो जाता है बच्चों। ये 1 प्लस अल्फा लिखा हुआ है और ये अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। हमसे कहता है इन द डिसोसिएशन ऑफ N2O4, N2O4 टूटेगा तो 2NO2 बनेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। हमको दिया हुआ है इन द डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इंटू NO2 1 प्लस अल्फा वैल्यू विद द वेपर डेंसिटी रेशियो डी बाई डी इज गिवन बाई। ठीक है, हमें सिंपल सी बात जानो, एक ग्राफ दिया हुआ है डी बाई डी और 1 प्लस अल्फा के बीच में, तो हमने तो इसको निकाल ही दिया था। डी बाई डी कितना आया था, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा आया था। तो डी बाई डी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस वन इंटू अल्फा, क्योंकि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2, तो डी बाई डी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा के बराबर। ठीक है, तो हमें जो ग्राफ बनाया है वो डी बाई डी और 1 प्लस अल्फा के में बना है। ठीक है, तो अगर उसने y एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है किसको, 1 प्लस अल्फा को, और यहाँ क्या है d बाई डी। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स काइंड ऑफ है, तो m की जगह क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स। वाई पे क्या है 1 प्लस अल्फा, x पे क्या है d बाई डी, m की वैल्यू 1 हो गई, 1 मीन्स tan थीटा 45 डिग्री, यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा जाता है, ऐसा जाता है। तो इसमें देख लीजिए ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में ऐसे कह देता आपसे कि आप ड्रॉ करिए d बाई डी और अल्फा के बीच में इसी रिएक्शन के लिए, तो देखो d बाई डी क्या आया था, 1 प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी काइंड ऑफ। तो यही ग्राफ ऐसा चला जाता और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाती, इज इक्वल्स टू 1 हो जाती। बट यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है वो किसके बीच पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है 1 प्लस अल्फा और d बाई डी के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ सेम ही तो बने हुए हैं। अच्छा, तो दोनों का आंसर कर दो भैया, गलती से हो गया होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। डी बाई डी 1, हाँ ठीक है, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, डी बाई डी, डी बाई डी, हाँ दोनों ग्राफ सेम है। चलो इसमें मैं एक गलती कर देता हूँ, यहाँ डी बाई डी और अल्फा के बीच में लिख देता है इसको। ठीक है, अब करेक्ट हो गया और दूसरा ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको, ये रहा अगला क्वेश्चन। हमसे कहता है कि इन द above इक्वेशन अल्फा वेरीज विद डी बाई डी अकॉर्डिंगली। हाँ वही तो आ गया,
हम इसी इक्वेशन के लिए अगर बात कर दें, किसके लिए, N2 अबव इक्वेशन को दिया है कि नहीं, नहीं दिया, ठीक है, किसी के भी लिए अगर हम बात कर दें, या N2O4 अबव कह रहा है तो पिछले वाले के लिए ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2NO2, तो कैपिटल D बाई डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, कैपिटल D बाई डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। नाउ वी हैव टू राइट द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू D बाई डी एंड अल्फा। तो y एक्सिस पे अल्फा लिया है तो इसको ऐसे लिख दो, अल्फा इज इक्वल्स टू D बाई डी माइनस 1, ये y हो गया, ये mx, और ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू mx माइनस c हो गया। y इक्वल्स टू mx माइनस c काइंड हो गया अगर, तो देखिए अगर हम y इक्वल्स टू mx माइनस c का ग्राफ लिखें, y की वैल्यू 0 कर दो तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा c बाई m, यानी जब y 0 था तो x कितना था, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ कहीं आ रहा था, और x 0 कर दो तो y कितना हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, माइनस c। ये तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ऐसा ग्राफ इसमें सिर्फ एक है जो जिसका पिछला हिस्सा नहीं दिया हुआ है, दिस वन, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए और बातों को समझने की कोशिश करिएगा। मैथमेटिकल अप्रोच होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो बिना मतलब फोकट की समस्याएं आएंगी। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं किसी और क्वेश्चन को। हाँ, आगे हमसे कहता है फॉर द रिएक्शन दिस 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 इफ परसेंटेज डिसोसिएशन इज 20, 45 एंड 65 एंड 80%, देन सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्व वेपर डेंसिटीज। ठीक है, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो यहाँ से जो स्मॉल d है वो हो जाएगा कैपिटल D अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो चलो बनाते चलते हैं, पहले 20% के लिए जब हम लिखेंगे तो D 20% इज इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन 20% यानी 0.2, D 45% जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन 1.45, इसी तरह से D 65% जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन 1.65, इसी तरह से D 80% जब लिखेंगे क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन 1.8। ठीक है, तो बच्चों देखो किसी भी रेशियो में जब हमारा कौन बढ़ता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो रेशियो की ओवरऑल वैल्यू घटती जाती है, यानी कि सबसे बड़ा होगा D 20%, फिर D 45%, फिर D 65% और सबसे कम क्या हो जाएगा, D 80%। तो जो इसको सपोर्ट कर रहा हो वही परफेक्ट आंसर है, फर्स्ट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन के सिलसिले में, अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज अल्फा। ठीक है, और कहता है PCl5 टूट के ये देता है, ठीक है, हमसे कहता है कि इज अप्रोक्सीमेट रिलेटेड टू द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बाय अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। अच्छा, ये तो सड़ा हुआ क्वेश्चन है, PCl5 है, टूट करके क्या दे रहा है, PCl3 और Cl2 दे रहा है। माना कि शुरू में इसके 1 मोल थे 0 0, ये 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा और अल्फा बन जाएगा। हमको किसके किसके बीच रिलेशन चाहिए, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज अल्फा ओबेइंग द इक्वेशन दिस अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो प्रेशर अभी पीछे मैंने रिलेशन बताया था, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर डेल n कितना है 2, और अपॉन रिएक्टेंट कितना है 1, अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 2, यानी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/2, या अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P की पावर 1/2, यानी अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √P। दिस वन इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा अगर सॉल्व करे और वो पक्का पक्का फंसेगा ही फंसेगा इसमें। कारण क्यों फंसेगा, कारण ये है फंसने का क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं मालूम रहता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and equilibrium pressure, as well as what is the exact relation between degree of dissociation and volume.
जब तक ये चीजें नहीं मालूम रहेंगी तब तक आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आना तय है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, अब अगला क्वेश्चन आप कर लेना भाई, कितना क्वेश्चन मुझसे करवाओगे। चलो अब ये सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, सब जो कमेंट करेगा उसको आंसर परफेक्टली मैं बताऊंगा। देख लीजिए, इसको दे लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करके आंसर भेजिए मुझे। ये है अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिए। इतने सारे क्वेश्चन निकाल डाला यार आपके लिए, आप इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा। अगला 15 भी आपको करना है और अगला, बस इतने सारे क्वेश्चन आपको मैंने क्या होमवर्क दे दिया आज तो। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। 15, 14, 13 और 12, यही 4 क्वेश्चन तो हैं। इन चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके इन चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। फिर देखते हैं कि किसका आंसर 4 के चारों सही है, उसको क्या दिया जाएगा, उसको इनाम में एक और वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।